हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल इनसाइट स्कॉलर एकेडमी। तो कैसे हैं आप? आई होप एवरीवन इज फिट, फाइन एंड फैंटास्टिक। आपका जो 10th क्लास का सिलेबस है फिजिक्स का, वो हमने कंप्लीट करा दिया है। वीडियो में काफ़ी डिलेशन चल रहे हैं आजकल, ठीक है, थोड़ा बिजी चल रहे थे हम, उसकी वजह से वीडियो नहीं डल पा रही थी। तो काफ़ी टाइम बाद आज फिर से वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं। हमारे 9th क्लास के 3 चैप्टर हो गए थे फिजिक्स के। चौथा चैप्टर है हमारा वर्क एंड एनर्जी, ठीक है। चैप्टर 4 9th क्लास का है हमारा वर्क एंड एनर्जी। ठीक है भाई, वर्क क्या होता है सभी को पता है। हम काम करते हैं पूरी, मतलब दिन में पता नहीं कितने काम हम कर लेते होंगे। अब मैं पढ़ा रहा हूँ, ये भी एक वर्क है। लेकिन ये वर्क जो है, ये मैं कह सकता हूँ बायोलॉजिकली वर्क है। बोल रहा हूँ बायोलॉजिकली वर्क है, ठीक है। या अगर मैं ग्रामर के अकॉर्डिंग चलूँ तो वर्ब बोलते हैं, वर्ब इज वर्क, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग भी वर्क है। लेकिन ये फिजिकल वर्क नहीं है, फिजिकली इसको वर्क नहीं कहते। वर्क फिजिक्स में अलग से डिफाइन होता है, ठीक है, वो हम बताएंगे। जैसे आपने बायोलॉजी में एनर्जी पढ़ी है कि हमें एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है बोलने के लिए, चलने के लिए, उस सारे कामों के लिए हमें किसकी रिक्वायरमेंट होती है? एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है, ठीक है भाई। तो आई होप आप सबने पढ़ा होगा एनर्जी क्या होती है, ठीक है। तो चैप्टर है हमारा वर्क एंड एनर्जी। शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। टॉपिक्स टू बी कवर्ड क्या है भाई? इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन तो खैर इतना कोई लॉजिकल नहीं है इसका, क्या अलग से बताएं, लेकिन अच्छी चीजें हैं, बताएंगे, मजा आएगा। उसके बाद क्या है? वर्क। जैसे मैंने अभी बताया कि बायोलॉजिकली वर्क अलग होता है, लेकिन फिजिक्स के अकॉर्डिंग वर्क एक अलग चीज है, ठीक है। और वर्ब के अकॉर्डिंग, मतलब अगर वर्क को मैं डिफाइन करूं ग्रामर के अकॉर्डिंग, वो भी एक अलग चीज है। फिजिक्स में जो वर्क होता है ना, वो अलग होता है। जैसे मैं खड़ा हूं, मैं वर्क कर ही नहीं रहा, मैं कितना भी बोलूं, कितना भी आपसे बात करता रहूं, ठीक है, खड़े खड़े पढ़ाता रहूं, फिजिक्स के अकॉर्डिंग मैं वर्क नहीं कर रहा, ठीक है। उसके बाद क्या आता है? एनर्जी, ठीक। वर्क के कुछ टाइप्स होते हैं, वो भी पढ़ेंगे, टाइप्स ऑफ वर्क पढ़ेंगे। वर्क कितने टाइप का होता है भाई, ठीक है, कब नेगेटिव होता है, कब पॉजिटिव होता है, कब जीरो होता है, सारी कंडीशन हम पढ़ेंगे, ठीक है। उसके बाद हमारा क्या आता है? एनर्जी। एनर्जी क्या है? हमें बोलने के, चलने के लिए, सब चीज़ों के लिए मतलब एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है, हम सबने पढ़ा हुआ है। फिजिक्स में भी कुछ ऐसे ही एनर्जी को डिफाइन करा जाता है, काम करने के लिए हमें एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। एनर्जी के टाइप्स पढ़ेंगे, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, अच्छे टॉपिक हैं, क्या है, ठीक है। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पढ़ेंगे और पावर पढ़ेंगे। उसके बाद इंट्रोडक्शन क्या कहता है भाई हमें? देखिए, इंट्रोडक्शन में है एनर्जी इज रिक्वायर्ड टू डू वेरियस टाइप्स ऑफ एक्टिविटीज लाइक रनिंग, ईटिंग, रीडिंग, ईटीसी। जैसे मैंने अभी बताया, एनर्जी की जो रिक्वायरमेंट होती है वो बहुत सारी एक्टिविटीज करने के लिए होती है। जैसे भागना, रनिंग, ठीक है, खाना खाने लगे हम, उसमें हमें एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। खाने से हमें एनर्जी मिलती भी है, ठीक है, हम ह्यूमन है, हम खाना खाते हैं, खाना खाने से ना एकदम एनर्जेटिक फील होता है, एनर्जी मिलती है, ठीक है। इसी तरह से रीडिंग। फॉर डूइंग वर्क एनर्जी इज रिक्वायर्ड। हमें अगर काम करना है तो उसके लिए हमें एनर्जी की जरूरत पड़ेगी, वर्क करने के लिए एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी, ठीक है भाई। इन एनिमल्स, अगर एनिमल्स की बात करें, एनर्जी इज सप्लाइड बाय फोर्स दे ईट, सॉरी बाय फूड दे ईट। एनर्जी जो है वो उस फूड से सप्लाई होती है जिसको वो खाते हैं, ठीक है। एनिमल में ह्यूमन को भी कह सकते हो आप। हम खाना खाते हैं, खाना खाने से हमें क्या मिलती है? एनर्जी मिलती है। 2 दिन खाना ना खाओ, क्या होगा? एकदम बॉडी डाउन डाउन सी फील होने लगेगी, बीपी लो हो जाएगा, एनर्जी बहुत ज्यादा लो चली जाएगी, ठीक है। खाना खाओ, खाना खा के घूम फिर के आओ, एनर्जी एकदम एनर्जेटिक फील होगा, ठीक है। चाय पीते हैं, कॉफी पीते हैं, मजा आता है, एकदम एनर्जेटिक फील होता है। उसके बाद हमारी दूसरी चीज क्या है? मशीन। मशीन में जो एनर्जी होती है वो कहाँ से आती है? फ्यूल से आती है। जैसे बाइक चलाते हैं हम, ठीक है, बाइक हो गई, कार हो गई, या बाकी अदर मशीन्स भी हैं, ठीक है, सिलाई मशीन हो गई, जैसे सेइंग मशीन हो गई, ठीक है। इस तरह से जो मशीन होती है उनको भी किसकी रिक्वायरमेंट होती है? फ्यूल की रिक्वायरमेंट होती है चलने के लिए, ठीक है। तो फ्यूल से उनको क्या मिलती है? एनर्जी मिलती है। जैसे हमें खाने से एनर्जी मिलती है, उनको फ्यूल से मिलती है। एनर्जी क्या की रिक्वायरमेंट क्यों है? एनर्जी की रिक्वायरमेंट है वर्क को करने के लिए। फॉर डूइंग वर्क एनर्जी इज रिक्वायर्ड। एनर्जी की हमें जरूरत है किस काम को करने के लिए? किसी भी काम को करने के लिए। ऐसा नहीं है कि मैं बोलने के ही लिए एनर्जी मुझे चाहिए, या मैं चलने लगूं खेलने के लिए मुझे एनर्जी चाहिए, चलने के लिए एनर्जी चाहिए, कुछ भी मैं करूं एनर्जी तो चाहिए ही चाहिए, ठीक है। टॉपिक क्या है भाई? पहला टॉपिक है वर्क।
दो ही पार्ट में चैप्टर है, वर्क एंड एनर्जी, सबने पढ़ा है। तो पहला है वर्क, उसके बाद एनर्जी है, और छोटा सा पोर्शन हमारा पावर का भी है। ठीक है, वर्क क्या है भाई? वर्क इज डन व्हेन अ फोर्स प्रोड्यूस्ड मोशन इन अ बॉडी। जब किसी बॉडी पर फोर्स लगाई जाए और वो मोशन करे। ठीक है, किसी बॉडी पर क्या लगाई जाए? फोर्स लगाई जाए और वो क्या करे? मोशन करे। वहां पर क्या होता है? वर्क होता है। ठीक है भाई, जब किसी बॉडी पर क्या लगाई जाए? फोर्स लगाई जाए और वो क्या करे? मोशन करे, वहां पर क्या होता है? वर्क होता है। अब जैसे मैंने अभी कहा था, मैं अगर खड़ा खड़ा बोलता रहूं तो मैं वर्क नहीं कर रहा, क्योंकि मैं क्या नहीं कर रहा? मोशन। अगर किसी बॉडी की जो पोजीशन है वो चेंज हो, अगर वो अपने पोजीशन से डिस्प्लेस हो, उस कंडीशन में क्या होता है? वर्क होता है। अगर मैं खड़ा हूं, खड़ा ही रहूं, मेरा कोई डिस्प्लेसमेंट नहीं है, तो मेरा वर्क भी जीरो है, मैं कोई वर्क भी नहीं कर रहा। किसी इंसान को पत्थर दो, पत्थर ले भाई, खड़ा हो जा, खड़ा रहे खड़ा रहे खड़ा रहे खड़ा रहे, क्या होगा? बायोलॉजिकली उसकी एनर्जी वेस्ट हो रही है, वो वर्क भी कर रहा है बायोलॉजी के अकॉर्डिंग। लेकिन अगर मैं बात फिजिक्स की करूं तो वो वर्क नहीं कर रहा, क्योंकि वो खड़ा है। एक ही जगह पर खड़े होने की वजह से उसकी एनर्जी जो है वेस्ट सिर्फ बायोलॉजिकली हो रही है, लेकिन उसकी पोजीशन चेंज नहीं हो रही है। ठीक है भाई, वर्क इज सेड टू बी डन व्हेन अ फोर्स इज अप्लाइड ऑन अ बॉडी एंड द बॉडी मूव्स अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ फोर्स। वर्क कब होता है? जब किसी बॉडी पर फोर्स लगाई जाए, फोर्स लगाने के बाद वो बॉडी अपनी पोजीशन को चेंज करे। ठीक है भाई, किसी बॉडी पर क्या लगाई जाए? फोर्स लगाई जाए, और फोर्स लगाने के बाद वो बॉडी क्या करे? अपनी पोजीशन को चेंज करे। तो उस कंडीशन में क्या होता है? उस कंडीशन में होता है वर्क। ठीक है, जैसे मैं बताऊं, कोई ऑब्जेक्ट रखा है, उस पर मैंने 10 न्यूटन की फोर्स लगा दी। ठीक है, कुछ मास था उसका, और वो ऑब्जेक्ट यहां आ गया। ठीक है, दूसरे कलर से बना लेंगे यार। ऑब्जेक्ट इस पोजीशन पर आ गया, एम उसका मास था, कुछ भी मास था। ठीक है, वो 2 मीटर आगे चला गया, मैंने उस पर कुछ फोर्स लगाई, कोई हल्की सी चीज थी, जैसे ये रखा हो, मैंने इस पर फोर्स लगाई, ये आगे चल दिया। तो क्या हुआ? यहां पर हुआ वर्क। क्यों हुआ? मैंने फोर्स तो लगाई, और फोर्स लगाने के बाद ये ऑब्जेक्ट आगे भी चला, इसने अपनी पोजीशन को भी चेंज किया। ठीक है, तो वहां पर क्या हुआ? वर्क हुआ। ठीक है भाई, अब इसी कंडीशन में मैं दूसरी एक कंडीशन आपको बताता हूं। सपोज दैट ये कुतुब मीनार है। ठीक है, ओहो इतनी खूबसूरत, चलो कोई नहीं। और कोई बच्चा जाता है, चिंटू, चिंटू देखता है कुतुब मीनार, और कुतुब मीनार देखने के बाद क्या कहता है? मैं इसे अपने घर लेकर जाऊंगा। ठीक है भाई, चिंटू ने क्या कहा? मैं घर लेकर जाऊंगा, धक्का लगाना शुरू कर दिया। चिंटू ने उस पर धक्का लगाया जा रहा है, धक्का लगाया जा रहा है, लेकिन कुतुब मीनार पे क्या है? फर्क ही नहीं पड़ेगा। ठीक है भाई, कुतुब मीनार तो अपनी जगह से नहीं हिलेगी, कुतुब मीनार जहां थी वहीं रहेगी। चिंटू धक्का लगाया जा रहा है, लेकिन एनर्जी वेस्ट हुई? बिल्कुल हुई, बिल्कुल हो रही है एनर्जी वेस्ट। एनर्जी का ट्रांसफॉर्म हो सकता है, उसको पसीना आ रहा है, हीटिंग एनर्जी में चेंज हो सकती है। ठीक है, लेकिन क्या वर्क हुआ? नहीं, क्योंकि कुतुब मीनार अपनी पोजीशन को चेंज नहीं करेगी। बायोलॉजिकली वर्क हुआ, लेकिन फिजिकली कोई वर्क नहीं हुआ। नो चेंज इन पोजीशन। जब तक पोजीशन में कोई चेंज नहीं होगा, आप अपनी पूरी एनर्जी भी वेस्ट कर दो, आप वर्क नहीं करेंगे। समझ आ गई बात? चिंटू बेचारा घर वापस आएगा, आगे कहेगा कुतुब मीनार घर नहीं आई। ठीक है, फिर खा पी के जाएगा, फिर से धक्का लगाएगा। चलिए आगे देखते हैं। वर्क इज सेड टू बी डन व्हेन। वर्क कब होगा? उस कंडीशन को क्या कहेंगे? देखिए, मूविंग बॉडी कम्स टू रेस्ट। अगर कोई मूविंग बॉडी उस पर फोर्स लगाने से रेस्ट पर आ जाए, क्या हुआ? मोशन हुआ, मतलब उसकी स्टेट ऑफ मोशन हुई चेंज। वो चल रही थी, चलने पे हमने उसमें फोर्स लगाया, फोर्स लगाने के बाद वो रुक गई। ऑब्वियसली वर्क होगा कुछ ना कुछ रोकने के लिए। उसकी पोजीशन तो चेंज करी ना हमने, है ना? वो चलती चली जाएगी कांस्टेंट स्पीड से, लेकिन हमने उसको रोकने के लिए क्या लगाई? फोर्स। और फोर्स लगाने के बाद उसकी स्टेट ऑफ मोशन चेंज हो गई। एन ऑब्जेक्ट एट रेस्ट स्टार्ट मूविंग। जैसे मैंने अभी बताया, कोई ऑब्जेक्ट था, उस पर फोर्स लगाई 10 न्यूटन की, और वो 2 मीटर आगे चला गया। वहां क्या होगा? वर्क होगा। वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट चेंजेस। जब किसी ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी चेंज हो, चेंज कब होगी? हमने उस पर फोर्स लगाई,
फोर्स लगाने के बाद उसकी वेलोसिटी कम ज्यादा होगी तो वो ज्यादा डिस्प्लेसमेंट होगा या कम डिस्प्लेस होगा। ठीक है, सपोज दैट 10 मीटर पर सेकंड की स्पीड से कोई ऑब्जेक्ट चल रहा था, उस पर 10 न्यूटन की फोर्स और लगा दी, 20 मीटर पर सेकंड हो गया। अब अगर 2 सेकंड में वो चलता 20 मीटर, ठीक है भाई, और अब अगर वो 2 सेकंड में चलेगा तो कितना चलेगा, 40 मीटर, क्योंकि हमने उस पर एक्स्ट्रा फोर्स लगाई है। ठीक है, तो जब किसी ऑब्जेक्ट पर फोर्स लगाकर उसकी वेलोसिटी में चेंज किया जाता है तो उस कंडीशन में भी क्या होता है, वर्क होता है। ठीक है भाई, स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट चेंजेस, वेलोसिटी चेंज, स्पीड चेंज, बात वही है। आई होप क्लियर हुआ होगा। फिर से बताता हूं, जब किसी ऑब्जेक्ट पर फोर्स लगाकर उसकी पोजीशन चेंज करी जाती है तो उसको क्या कहते हैं, वर्क कहते हैं। फोर्स लगाने पे कोई ऑब्जेक्ट डिस्प्लेस हो गया तो उसको क्या कहेंगे, वर्क कहेंगे। ठीक है भाई, चलिए, वर्क डन बाय अ फिक्स्ड फोर्स, अगर फोर्स फिक्स लगाए हम, फिक्स फोर्स जैसे 10 न्यूटन की फोर्स लगाए जा रहे हैं, ह्यूमन बॉडी ऐसा नहीं कर पाती। ठीक है, हम ह्यूमंस ऐसा नहीं कर पाते, ये मशीन का वर्क है। ये आप 11th क्लास में ब्रीफली पढ़ेंगे, यहाँ ऐसा नहीं है, मैं बस बता रहा हूँ। तो आपके लिए ह्यूमन मशीन कुछ नहीं, फिलहाल आपको सिर्फ इतना पढ़ना है कि अगर हम एक फिक्स फोर्स से, कांस्टेंट फोर्स से क्या लगाएं, फोर्स मतलब वर्क करें, कांस्टेंट फोर्स से वर्क करें। 10 न्यूटन की फोर्स लगानी थी 10 ही लगाएंगे, 100 की लगानी थी 100 ही लगाएंगे, 1 सेकंड में भी, 2 सेकंड में भी, 10 सेकंड में भी, जितने सेकंड में लगेंगे पर सेकंड हम सेम फोर्स लगाएंगे। ठीक है भाई, work done in moving a body is equal to the product of force and displacement of body in the direction of force। अगर हमने इधर से फोर्स लगाई, ऑब्जेक्ट s डिस्प्लेसमेंट हुआ, ठीक है, डिस्प्लेसमेंट होने के बाद यहां आ गया, आई होप क्लियर हो रही होगी बात। हमने 10 इस पर f फोर्स लगाई, ऑब्जेक्ट का यहां रखा हुआ था, रखने के बाद उस पर फोर्स लगाई और लगाने के बाद वो s मीटर डिस्प्लेस हो गया, s मीटर क्या हो गया, डिस्प्लेस हो गया। फोर्स की डायरेक्शन में इधर को फोर्स लगाई और इधर कोई ऑब्जेक्ट क्या हुआ, डिस्प्लेस हुआ। उस कंडीशन में जो हमारा वर्क होता है वो इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। किसके इक्वल होता है, प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के प्रोडक्ट के बराबर होता है, मतलब W इक्वल टू F इंटू S। ठीक है, अच्छा, इसमें एक कंडीशन और होती है, कंडीशन क्या होगी अभी बताएंगे। वर्क इज अ स्केलर क्वांटिटी, वर्क क्या है, एक स्केलर क्वांटिटी है। यूनिट ऑफ वर्क इज न्यूटन मीटर, देखो F की यूनिट क्या है, न्यूटन। डिस्प्लेसमेंट की यूनिट क्या है, मीटर है। ठीक है, या तो होती है न्यूटन मीटर या होती है जूल। क्या होती है, जूल। अब एक चीज समझिए, अगर वर्क जो करा जाए, if work is done with an inclined angle, किससे करा जाए, किसी एंगल से करा जाए, किससे करा जाए भाई, किसी एंगल से करा जाए। अगर वर्क किसी एंगल से करा जाए तब क्या होगा, कैसे, देखो पहले मैं आपको बता दूं कैसे होता है। सपोज दैट कोई ट्रॉली बैग है, आप सभी ने देखा होगा, ठीक है भाई। अब ट्रॉली बैग को क्या करते हैं, इस तरह से पकड़ते हैं, ऐसे ना, ऐसे पकड़ते हैं। ठीक है, हमने इस पर ऐसे इसको पकड़ा रखा है, फोर्स हमारी यहां लग रही है, लेकिन फोर्स ऊपर लगने की वजह से बावजूद भी, ठीक है, ऐसे ऐसे होना था, ऐसे इस पर फोर्स लगी ऊपर की तरफ, ठीक है भाई, ऊपर की तरफ फोर्स लगी। फोर्स ऊपर लगने के बाद भी ये चलता कैसे है, चलता तो इसी डायरेक्शन में, हवा में उड़ जाता है। जैसे हम उस पर फोर्स लगाते हैं, देखो ट्रॉली बैग ऐसे चलता है, ऐसे तो चलता है ना, डिस्प्लेसमेंट होगा इस डायरेक्शन में। यहां पर कुछ ना कुछ एंगल बनेगा, थीटा, कुछ भी होगा वो एंगल, 30 हो, 20 हो, मतलब 30 हो, 45 हो, 60 हो, कुछ भी हो सकता है। क्या बनेगा, एक एंगल बनेगा थीटा। ठीक है, तब हमारा जो वर्क डन होगा वो होगा F इक्वल टू, सॉरी W इक्वल टू FS कोस थीटा। क्या होगा, FS कोस थीटा। ठीक है भाई, आई होप समझ आई होगी बात।
अगर किसी एंगल से वर्क किया जाए, थीटा एंगल से वर्क किया जाए, फोर्स लगाई जाए और डिस्प्लेसमेंट और फोर्स के बीच में थीटा एंगल बने, किसी इंक्लाइन एंगल पे फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में थीटा एंगल बने, तो वहां पर वर्क डन होता है एफ एस कोस थीटा। कुछ वैल्यूज हैं कोस की, मैं आगे लिखूंगा, यहाँ लिख देंगे, नीचे काफी स्पेस है। क्या है भाई, डेफिनेशन ऑफ 1 जूल, 1 जूल की क्या डेफिनेशन होती है? व्हेन अ फोर्स ऑफ 1 न्यूटन, जब 1 न्यूटन की फोर्स, क्या हो भाई, 1 न्यूटन की फोर्स मूव्स अ बॉडी थ्रू अ डिस्टेंस ऑफ 1 मीटर, कितना डिस्प्लेसमेंट करे, 1 मीटर डिस्प्लेसमेंट करे, मतलब डब्ल्यू, सॉरी, एफ जो है वो भी 1 न्यूटन है, क्या है 1 न्यूटन, और एस क्या है वो भी 1 मीटर है, तो डब्ल्यू क्या होगा, एफ इंटू एस होता है, तो डब्ल्यू इक्वल टू आ जाएगा 1 इंटू 1, तो डब्ल्यू इक्वल टू आ जाएगा 1 जूल, तो वर्क भी क्या होगा, 1 जूल होगा। जब 1 न्यूटन की फोर्स लगाने पर कोई ऑब्जेक्ट 1 मीटर डिस्प्लेस हो, तब वर्क डन होता है 1 जूल। ठीक है, इंपॉर्टेंट वैल्यूज टू रिमेंबर, आपको कुछ वैल्यूज याद करनी है, मैं लिख रहा हूं, जैसे कोस में वैल्यू 0, फिर कोस 30, या आप 10th क्लास में ब्रीफली पढ़ोगे भी, कोस 45, अभी 9th के लिए इसलिए मैं लिख रहा हूँ, वैसे 10th में कोई रिक्वायरमेंट नहीं होगी, 10th जिस बच्चे ने की हुई है या आगे 10th में जानता है, ट्रिग्नोमेट्रिक चैप्टर होता है, उसके अकॉर्डिंग ये सारी की सारी चीजें आती हैं। कोस 0 की वैल्यू होती है 1, कोस 30 की होती है √3/2, कोस 45 की होती है 1/√2, कोस 60 की होती है 1/2 और कोस 90 की होती है 0। ठीक है भाई, याद करने की चीजें, रुकिए जरा, तो देखिए भाई क्या बताया था मैंने, कुछ इंपॉर्टेंट वैल्यूज बताई थी याद करने के लिए। कोस 0 इक्वल क्या होता है 1, कोस 30 इक्वल √3/2, कोस 45 इक्वल 1/√2, कोस 60 होता है 1/2 और 90 होता है 0। ठीक है भाई चलिए आगे देखते हैं। द अमाउंट ऑफ वर्क डन डिपेंड्स ऑन द फॉलोइंग फैक्टर, वर्क डन करने का अमाउंट 2 फैक्टरों पर डिपेंड करता है, सभी को पता है, जैसे हम अभी पढ़ के आए हैं। एक तो क्या है, मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स, क्योंकि देखो W जो है वो किसके बराबर है, F और S के। मैं ये कह सकता हूं कि W है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल F के भी और W है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल S के भी, मान रहे हैं बस ऐसा। ठीक है, W दोनों के क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, F के भी और S के भी। ठीक है, W F के भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, इससे क्या मतलब है, अगर मैं फोर्स बढ़ाता हूं तो वर्क भी बढ़ेगा, और अगर मैं डिस्प्लेसमेंट ज्यादा कराता हूं तो वर्क ज्यादा करना पड़ेगा ऑब्वियसली। अगर फोर्स ज्यादा लगाएंगे तो वर्क ज्यादा होगा। ठीक है, अगर किसी का चांटा मारो, ठीक है, चांटा मारने के बाद हमने इसके चांटा मारा, चांटा मार के यहाँ जाके पड़ा, मान लिया 50 न्यूटन की फोर्स लगाई थी, हमने फिर से चांटा मारा और अब की बार ये यहाँ गिरा जाकर, मान लिया इस पर कितनी फोर्स लगी थी 100 न्यूटन, ज्यादा फोर्स लगानी ही पड़ेगी। ठीक है, चलिए ऐसा एग्जांपल नहीं देना चाहिए, वैसे मैं बता रहा हूँ कि अगर ज्यादा वर्क कराना है तो ज्यादा फोर्स लगानी पड़ेगी। ओहो भाई, अगर ज्यादा वर्क कराना है तो ज्यादा फोर्स लगानी पड़ेगी, या ऑब्जेक्ट ज्यादा डिस्प्लेस होना चाहिए। ठीक है, दोनों फैक्टरों पर डिपेंड करता है। ठीक, टाइप्स ऑफ वर्क डन, वर्क डन के क्या टाइप होते हैं? वर्क डन होता है 3 तरह का, पहला होता है पॉजिटिव, दूसरा नेगेटिव, तीसरा जीरो। अब ये ना ऐसे टर्म है तीनों, पॉजिटिव नेगेटिव जीरो सभी को पता है, लेकिन इनको एक्सप्रेस करना या ये कह दूं कि बताना कि कैसे पॉजिटिव होगा, कौन सा एग्जांपल है, ठीक है, वो काफी टफ होता है स्टूडेंट्स के लिए। तो पॉजिटिव वर्क डन क्या है, हमने फोर्स लगाई और फोर्स की ही डायरेक्शन में वर्क डन हुआ। अभी मैं बताऊंगा, वर्क डन इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। देखो डिस्प्लेसमेंट को तो हम कुछ नहीं कर सकते, डिस्प्लेसमेंट जिधर को भी है उससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ रहा, तो वर्क डन क्या होगा, वर्क डन इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। अगर डायरेक्शन ऑफ फोर्स में वर्क डन हो रहा है हमारा, जैसे मैंने बताया
चांटा मारा था इतना बढ़िया। कोई ऑब्जेक्ट है, इस पर 10 न्यूटन की फोर्स लगाता हूँ और ये इधर को ही डिस्प्लेस हो, इसी डायरेक्शन में जिधर को मैंने फोर्स लगाई है, जो डिस्प्लेसमेंट है वो इस डायरेक्शन में हो, सेम डायरेक्शन में, ठीक है, तो वर्क डन क्या होगा, पॉजिटिव होगा। ठीक है, क्या समझ आया? अगर वर्क डन हमारा इन द डायरेक्शन ऑफ, या डिस्प्लेसमेंट इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स हो, तो वर्क डन कैसा होगा, पॉजिटिव होगा। ठीक है, वर्क डन क्या हो, इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, तो ठीक है, वर्क डन कैसा, पॉजिटिव, याद रहेगा। फोर्स जिधर लगाई उधर डिस्प्लेसमेंट हुआ। दूसरी कंडीशन क्या है, नेगेटिव वर्क। ठीक है, नेगेटिव से पहले आसान बताऊं आपको, जीरो। जीरो क्या है, या तो थीटा हमारा 90 हो जाए, एफ एस कोस थीटा, अभी हमने पढ़ा था W इक्वल टू क्या है, एफ एस कोस थीटा, और कोस 90 की वैल्यू क्या है बच्चों, जीरो है, तो 90 जीरो जीरो से मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो क्या हो जाएगा, वर्क डन जो है वो जीरो हो जाएगा, बोल सकते हैं परपेंडिकुलर। ठीक है, मैं एक एग्जांपल भी दूंगा इसका भी बहुत अच्छा सा, दोनों में एक ही फोर्स का यूज करेंगे हम, नेगेटिव में भी और पॉजिटिव में भी, सॉरी जीरो में भी। या दूसरा क्या है, सर्कुलर पाथ पर अगर हम फोर्स लगा रहे हैं, देखो, ठीक है, यहां इस पोजीशन पर हमारा डिस्प्लेसमेंट क्या हुआ, वो जीरो हो गया। अगर डिस्प्लेसमेंट जीरो तो वर्क भी क्या, जीरो। देखो सर्कुलर पाथ पर वर्क जीरो होता है, ठीक, परपेंडिकुलरली वर्क जीरो होता है। ठीक है, दोनों कंडीशन में वर्क कैसा है, जीरो। फोर्स ही मत लगाओ तो वर्क होगा ही नहीं, तीसरी कंडीशन है ना। अभी मैंने बताया था चिंटू, कहाँ खो गया हमारा चिंटू, चिंटू ने कुतुब मीनार को घर लाने की कोशिश करी थी, लेकिन पोजीशन चेंज नहीं हुई, डिस्प्लेसमेंट नहीं हुआ। जब डिस्प्लेसमेंट नहीं हुआ तो क्या होगा, वर्क डन नहीं होगा। ठीक है, एस जीरो देन डब्ल्यू इक्वल टू जीरो। तीसरी कंडीशन है नेगेटिव वर्क डन। नेगेटिव वर्क डन क्या है, अब देखो जैसे स्टाइलस मैंने ऊपर फेंका, नीचे आया, जब मैंने इसको ऊपर फेंका तब मैंने इस पर कुछ फोर्स लगाई, ऊपर फेंकने के लिए मैंने एक्सटर्नल फोर्स लगाई, मस्कुलर फोर्स लगाई, बोल सकते हैं ना, मस्कुलर फोर्स मैं अपने बॉडी से लगा रहा हूँ, ऊपर की तरफ मैंने इसको फोर्स लगाई। लेकिन इस पर एक फोर्स और लगी, जिसको क्या बोलते हैं, ग्रेविटी। क्या बोलते हैं, ग्रेविटी। तो ग्रेविटी क्या कर रही है, ग्रेविटी इसको नीचे खींचने की कोशिश कर रही है, और वर्क डन इज अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट कहां हो रहा है, ऊपर, वर्क डन, फोर्स कहां लग रही है, नीचे, फोर्स कहां लग रही है, नीचे की तरफ। ठीक है, देखो मैंने स्टाइलस ऊपर फेंका, ये हुआ डिस्प्लेसमेंट, यहां से मैंने इसको ऊपर फेंका, और ग्रेविटी क्या कर रही है, इस पर नीचे की तरफ फोर्स लगा रही है। ग्रेविटी इज ऑल्सो फोर्स, ग्रेविटी भी एक फोर्स है, सबको पता है। ठीक है, ग्रेविटी इस पर नीचे की तरफ फोर्स लगा रही है, और जो हमारा एस है वो क्या कर रहा है, डिस्प्लेसमेंट ऊपर की तरफ हो रहा है। तो इस कंडीशन में मैं ये बोल सकता हूं जो थीटा है वो कितना है, वो है 180 डिग्री। कितना है, 180 डिग्री। और cos 180 की वैल्यू जो होती है बच्चों, वो होती है -1। क्या होती है, -1। जब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट क्या हो, एक दूसरे से अपोजिट डायरेक्शन में हो, मैं इधर फोर्स लगा रहा हूं, इधर को डिस्प्लेसमेंट हो रहा। ठीक है, जैसे आपने देखा हो ना, वो होता है गेम होता है वो रस्सी खींचने वाला, टग एंड वॉर करके होता है, शायद कुछ इस तरह से ही नाम है। ठीक है, उसमें क्या करते हैं, दो टीम होती है, तो एक टीम का प्लेयर इधर से फोर्स लगाता है, रस्सी इधर आ जाए। ठीक है, दूसरी टीम का प्लेयर इधर से फोर्स लगाता है, रस्सी इधर आ जाए। तो जिधर भी रस्सी जाती है, सपोज दैट रस्सी इधर गई, ठीक है, तो इसने जो फोर्स लगाई है वो अपोजिट डायरेक्शन में और डिस्प्लेसमेंट अपोजिट डायरेक्शन में, तो यहां पर वर्क जो होगा, पर्सन वन जो वर्क करेगा, चलो नाम रखते हैं इसका भी, चिंटू हमारा। ठीक है, ये चिंटू है, ये मिंटू है। तो मिंटू ने रस्सी अपनी तरफ खींच ली, अब चिंटू ने भी फोर्स लगाई, मिंटू ने भी फोर्स लगाई। चिंटू ने रस्सी इधर खींची, मिंटू ने भी खींची, लेकिन जो डिस्प्लेसमेंट हुआ वो अलग हुआ, फोर्स इधर लगा रहा है, डिस्प्लेसमेंट इधर। तो चिंटू का जो वर्क होगा वो कैसा होगा, नेगेटिव होगा। मिंटू का जो वर्क होगा वो कैसा होगा, पॉजिटिव होगा। ठीक है भाई, समझ आया इतना, जीरो वर्क भी समझ में आ गया होगा आई थिंक। परपेंडिकुलर बताया था मैंने, जब अभी इस पर फोर्स लगाई थी, इधर ग्रेविटी भी तो लग रही है, अगर मैं
इस सेम ऑब्जेक्ट पर ग्रेविटी के अकॉर्डिंग बात करूं तो ग्रेविटी अपोजिट डायरेक्शन में है, या ग्रेविटी और डिस्प्लेसमेंट के बीच में जो एंगल बना है वो 90 डिग्री बना है, और जब 90 डिग्री होता है तो cos 90 की वैल्यू मैंने क्या बताई थी आपको, 0। cos 90 इज इक्वल्स टू 0। तो आपके चैप्टर का जो वर्क वाला पोर्शन है वो कंप्लीट होता है। अब एनर्जी बचा है, ठीक है, एनर्जी अगले लेक्चर में, एनर्जी और पावर अगले लेक्चर में कवर करेंगे इंशाल्लाह, ठीक है। मिलते हैं अगले लेक्चर में। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। अगले लेक्चर तक के लिए अल्लाह हाफिज।